नमस्कार आप सभी को। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। आज भी 10 ही प्रश्न हैं और इन 10 प्रश्नों को हमें देखना है। आ, आपको पता होगा कि मैंने आपको बोला था कि एक सप्ताह में उपस्थित नहीं रहूंगा संस्थान में, तो इसलिए आपकी नियमितता जो है वो टूटने ना पाए। आप नियमित बने रहो, आपकी पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो, मेरी वजह से ना डिस्टर्ब हो। इसीलिए मैं आपको विकल्प के तौर पे आप कह सकते हो कि जैसे आपकी कक्षाएं होती हैं प्रीमियर, उसी तरह से मैं आपकी कक्षाएं कुछ रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। ठीक है। और चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, और जैसे मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कि आप नियमित रहो, आपको डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है कि करंट अफेयर्स 2 दिन हुआ 2 दिन बंद हो गया, नियमित रहो। इसी तरह से आप भी अपने आप पे नियंत्रण रखो और जो तैयारी आप करते हो उसको नियमित रखो। जो शेड्यूल आप बनाओ ना, कम से कम एक सप्ताह का बनाओ और 100% प्रयास करो कि उस शेड्यूल को 100% आप कंप्लीट करें। ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि आज की ये चौथी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स की, तो हो सकता है थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम हो, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि कंटेंट तो अच्छे हैं, भले ही मेरा एनर्जी लेवल कम है, लेकिन कंटेंट जो यहाँ पे हैं वो अच्छे हैं, तो उससे निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि बिहार आना है मुझे, कुछ कार्य है, पटना तक जाना है। उसके बाद वाल्मीकि नगर प्लान है और चितवन का प्लान है। तो अभी अगले 2 से 3 दिनों, और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिहार या नेपाल में मैं हूँ, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप में से कोई मिलना चाहता है तो मिल सकता है। करंट अफेयर्स को लेके एकदम परेशान नहीं होना है कि सर नहीं है तो करंट अफेयर्स क्यों देखें। करंट अफेयर्स देखना है क्योंकि कंटेंट जो है वो आपके लिए ही उपलब्ध कराया गया है और कंटेंट से कोई समझौता नहीं किया गया है। सुबह चाहे 9:30 बजे की क्लास हो या आपकी रात्रि 11 बजे की क्लास हो, ये सारी की सारी जो कक्षाएं हैं प्री रिकॉर्डेड हैं, लेकिन कंटेंट की जो गुणवत्ता है वही है जो पहले हुआ करती थी। ठीक है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो लोग विलंब से हैं कृपया समय से आने का प्रयास किया करें। और आइए अब चीजों की शुरुआत करते हैं। 10 प्रश्न हैं लेकिन प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। इसको बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा तंपारा झील का संबंध किस राज्य से है। तंपारा झील जो हाल ही में चर्चा में रहा है, इसका संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। तंपारा झील, आपको बता दें ये जो तंपारा झील है ये अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित की गई थी। रामसर साइट है, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ अन्य झीलों के नाम भी मैं बता देता हूं जो कि रामसर साइट है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे तंपारा झील हो गई, हीराकुंड जलाशय हो गया, हीराकुंड जलाशय। ठीक है। इसके बाद अंशुपा झील हो गई। ठीक है। ये कुछ झीलें हैं जो रामसर साइट हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो तंपारा झील है इसका संबंध किस राज्य से है। उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि किस राज्य से इसका संबंध है, ये आपको बताना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व। क्या याद रखना है? हाईगम, हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, ये भी आपको याद रखना है। हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, इसको भी आप याद कर सकते हो। दूसरा आपको याद करना है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सालबुग, सालबुग वेटलैंड, वही हो गया आर्द्र भूमि या वेटलैंड, वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है। ये दोनों यदि मैं बताऊं कि हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र या रिजर्व और दूसरा सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये दोनों संबंधित हैं जम्मू कश्मीर से, तो सबसे पहले इनको नोट कर लीजिएगा। और ये भी रामसर साइट है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तंपारा झील की बात कर रहे हैं, आपको बता दें चाहे आप तंपारा झील की बात करो, चाहे आप हीराकुंड जलाशय की बात करो, चाहे आप अंशुपा झील की बात करो, ये सभी के सभी उड़ीसा से संबंधित हैं। उड़ीसा वही राज्य है जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और जो भारतीय हॉकी का जो है वो आप कह सकते हो प्रायोजक राज्य। ठीक है, नवीन पटनायक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सिमरीपाल और भितनकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है हाल ही में भारत की पहली से लाइन वाटर लालटेन, क्या बोला जा रहा है? से लाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? ये जो से लाइन वाटर लालटेन है, इसकी यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि एलईडी लैंप ये रोशन करेगी और इसमें इलेक्ट्रोड के बीच जो है वो इलेक्ट्राइड के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोड के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग किया जाता है
और विशेष रूप से इसको बनाया गया है तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए, विशेष रूप से मछुआरों के लिए इस लालटेन को बनाया गया है। और हाल ही में जितेंद्र कुमार, जो कि हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा आप कह सकते हो कि इसका उद्घाटन किया गया। और इसका नाम क्या है, नाम भी इसका याद रखना है। इसका भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का नाम है रोशनी। क्या नाम है? रोशनी। तो रोशनी क्या है? भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन है। और इसमें क्या विशेष रूप से है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रॉइड के रूप में आपको समुद्री जल डालना है और उसी के माध्यम से एलईडी बल्ब जगमगा उठेगा। तो याद रखना है रोशनी। ठीक है, अब बात आती है, रोशनी ही पूछा गया था, नाम पूछा गया था, तो इसका नाम है रोशनी, याद रखना है। विशेष रूप से मछुआरों के लिए मदद इससे मिलेगी। बात हो रही है तटीय क्षेत्रों के लिए। जब आप तट की बात करते हो ना, तो भारत का एक तो है पूर्वी तट, एक तो है पश्चिमी तट। पूर्वी और पश्चिमी तट की बात करते हो तो इसका पूर्वी तट है ना, ये ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, और जो पश्चिमी तट है ना, ये खड़ा कगार है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी देखने को मिला होगा कि जो ज्यादातर चक्रवात आते हैं वो पूर्वी तट पर आते हैं, पश्चिमी तट पर ऐसे चक्रवात नहीं आते हैं। तो आपको आज एक कारण बताना है कि क्या कारण है कि जो भारत में चक्रवात आते हैं वो पूर्वी तट पर ही आते हैं, पश्चिमी तट पर भारत में चक्रवात क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किन दो देशों के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया? उदार शक्ति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, उदार शक्ति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया, किन दो देशों के बीच किया गया, आपको बताना है। बताइएगा, उदार शक्ति वायु सैनिक अभ्यास है, किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है और ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए जिससे जवाब इसका सही हो। आपको बता दें, ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है। तो भारत और मलेशिया याद रखिएगा, उदार शक्ति। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी तेजस्विनी शंकर का संबंध किस खेल से है? महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, नाम याद रखना जरूरी। चलिए, तेजस्विनी शंकर का संबंध किस खेल से है? आप लोग बहुत स्वयं से पढ़ते हो ना, तो बताइए किस खेल से संबंधित है। आपको पता होगा बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे 2022 के। बर्मिंघम में 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, सबको पता होगा। और राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुभंकर था द पेरी बुल, ये भी आपको पता होगा। अच्छी बात है, यदि पता है, नहीं पता है नोट कर लीजिए। यहाँ पे बात हो रही है तेजस्विनी शंकर का। आपको बता दें, इनका जो संबंध है, यदि हम बात करें तो इनका संबंध है ऊंची कूद से, एथलेटिक्स से संबंध है। एथलेटिक्स इसमें ए विकल्प में दिया है, सही उत्तर है। इनका जो गेम है एथलेटिक्स में वो है ऊंची कूद। और आपको बता दें, भारत ने अभी तक राष्ट्रमंडल के इतिहास में ऊंची कूद में कभी भी पदक नहीं हासिल किया था। इस खिलाड़ी ने पदक दिलाया है और कांस्य पदक दिलाया है, इसलिए आपको इस खिलाड़ी का नाम और इस खिलाड़ी का गेम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आप विकल्पों में देख रहे होंगे लॉन बॉल। लॉन बॉल के इतिहास की जब आप बात करते हो, विशेष रूप से राष्ट्रमंडल में जब आप देखते हो, तो राष्ट्रमंडल के इतिहास में भारत ने अभी तक लॉन बॉल में भी पदक नहीं जीता था, लेकिन इस बार भारतीय टीम ने लॉन बॉल में भी पदक जीता है, इसलिए यह भी याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कौन से ऐसे दो खेल थे जिनमें पहली बार राष्ट्रमंडल में पदक मिला है, तो आपको दोनों याद रखना है, पहला ऊंची कूद और दूसरा लॉन बॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे CSIR की पहली महिला महानिर्देशक नियुक्त किया गया? CSIR की पहली महिला महानिर्देशक कौन है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, CSIR की पहली महिला महानिर्देशक कौन है, आपको बताना है। एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू, वरुणा एम लक्ष्मी, एन कलाई सेल्वी। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन से हैं, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पहली महिला महानिर्देशक हैं, इसलिए नियुक्तियों से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है तो इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। देखो, इसका सही उत्तर है एन कलाई सेल्वी। सी विकल्प आपके लिए सही उत्तर है। याद रखिएगा, एन का फुल फॉर्म कहीं दे दे आपको तो परेशान नहीं होना है। इसका नाम है नल्ला थम्बी। एन का मतलब है नल्ला थम्बी। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि
निम्नलिखित में से CSIR की पहली महिला महानिर्देशक कौन है? और विकल्प में आपको देखने को मिल जाए नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो बात एक ही है, एन कलाई सेल्वी या नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, चले। हाल ही में, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इग्नोर करना है। हाल ही में चर्चा में रहा सिंगफन हाथी रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा सिंगफन हाथी रिजर्व किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, सिंगफन हाथी रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? आपको बता दें ये राज्य वही है जहां पे फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आपको इंटंकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। तो फाकिम और इंटंकी नामक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो राज्य कौन सा होगा? यदि अभी तक आप नहीं पहुंच पाए हैं तो थोड़ा सा हिंट और दे देता हूं। इस राज्य में अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति गए हुए थे और उपराष्ट्रपति ने यहाँ पे एक महोत्सव का जो है उद्घाटन किया। उस महोत्सव की यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है वो जो महोत्सव था उसकी जब हम बात करते हैं तो वो महोत्सव था हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप राज्य जान गए होंगे, यदि जान गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बताएं कि जवाब क्या होगा। नहीं जाने हैं तो फिर इंतजार कर लीजिए, मैं आपको जवाब दे देता हूं। आपको बता दें इसका सही जवाब है नागालैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान किस राज्य में स्थित है? आपको पता होगा एक स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई थी जिसका नाम था लंपी प्रोबैक। क्या नाम था? लंपी प्रोबैक। लंपी प्रोबैक नाम था। और लंपी प्रोबैक, लंपी डिजीज आपने सुना होगा, एक त्वचा रोग था पशुओं में। तो पशुओं में जो त्वचा रोग था उसको लेके जो वैक्सीन बनी लंपी प्रोबैक, ये इसी संस्थान ने बनाई, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने। और ये जो केंद्र है ये आपको देखने को मिलता है हिसार में। हिसार कहाँ पे है? तो हिसार है हरियाणा में। क्या अकेले इस राज्य ने बनाई, इस संस्थान ने अकेले बनाई? जी नहीं, इसमें सहयोग किया बरेली के एक संस्थान ने। और बरेली का जो संस्थान है उसका नाम है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। क्या नाम है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और ये बरेली उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के लंपी प्रोबैक नामक आप कह सकते हो वैक्सीन को बनाया जो त्वचा रोगों से लड़ने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। अगला प्रश्न है, पांडांग नामक राष्ट्रीय स्थल किस देश से संबंधित है? इसका जो नाम देखने को मिलता है, कहीं कहीं पादांग नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई भी नाम देखने को मिल जाए आप याद रखिएगा। कहीं कहीं पादांग नाम देखने को मिलता है, कहीं कहीं पाडांग। तो पादांग या पाडांग कोई बात नहीं, आपको बताना है कि यह स्थल किस देश से संबंधित है। आपको बता दें कि यहीं से वर्ष 1943 में, याद रखिएगा, वर्ष 1943 में जुलाई माह था यहाँ पे। और जुलाई माह में यहीं पर नेताजी ने, और नेताजी के नाम से किसको जाना जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया था, इसी स्थल से। और ये जो दिल्ली चलो का नारा दिया था, क्योंकि ये भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसी के संदर्भ को याद करते हुए इस देश ने इसको राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। और ये देश है सिंगापुर। तो याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय स्थल कहाँ घोषित हुआ है? सिंगापुर का राष्ट्रीय स्थल घोषित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया, बताइए। इस सम्मेलन का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प हैं, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रक्षा विभाग, कृषि विभाग। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, आप जानते हो एक विभाग है जिसके मंत्री हैं डॉक्टर बीरेंद्र सिंह। डॉक्टर बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। और डॉक्टर बीरेंद्र सिंह की जब बात आती है तो बात आती है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं।
बोला जा रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने हेतु चिराग योजना की शुरुआत की है। चिराग योजना किस राज्य सरकार की योजना है, आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, चिराग योजना किस राज्य सरकार की योजना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, चिराग योजना किस राज्य सरकार की योजना है, आपको बताना है। चलिए बोलिएगा, चिराग योजना किस राज्य सरकार की योजना है। 4 विकल्प आपके पास हैं। विशेष रूप से इसमें हो क्या रहा है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, जिनकी आय बहुत बेहतर नहीं है, उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिलाने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुहिम है, यदि आप अच्छे से इसको पढ़ोगे, बड़ी हानिकारक मुहिम है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और आलोचना करने लायक ये मुहिम है। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप एक बार सर्च करिएगा, शायद मैंने इसके बारे में पूर्व में आपको बताया है कि कहीं ना कहीं इस मुहिम के माध्यम से जो सरकारी संस्थान है ना, सरकारी जो कॉलेज हैं, जो सरकारी स्कूल है ना, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होगी। क्योंकि सरकारी स्कूल में क्या होता है कि जो कमजोर लोग होते हैं आर्थिक रूप से, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। और जब सरकार ऐसा प्रलोभन दे देगी तो क्या होगा, सरकारी स्कूलों में जो नामांकन है वो शून्य होगा। और जब सरकारी स्कूलों में नामांकन शून्य होने लगेगा, सरकार 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष इस योजना को चलाएगी। 3 वर्ष लगातार यदि सरकारी स्कूल जो भी है राज्य के अंतर्गत, उनका नामांकन यदि शून्य हो रहा है, तो सरकार बोल देगी कि इसमें बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, इसको चलाने पे हमारा नुकसान है, हम सरकारी स्कूलों को बंद करते हैं या सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में दे देते हैं। और जब सरकार निजी हाथों में आधे पौने दामों पर दे देगी, तो आपको समझ में आता है कि वो जब निजी हाथों में दे देगी, सरकार, मान लीजिए जिस सरकार ने किया है वो चली गई, ठीक है, सत्ता से चली गई, या उसी सरकार ने हटा दिया इस स्कूल को, भैया आप बहुत दिन तक चला लिए, अब इसको नहीं चला पाएंगे। तो ऐसे में यदि ऐसा हो गया कि जो सरकारी स्कूल थे वो भी निजी हाथों में चले गए, और जो निजी स्कूलों में ये पढ़ाने को बच्चों के भेजते थे, वहां तो अब सरकार मदद कर नहीं रही है। तो ना तो आप निजी स्कूलों में भेजने लायक रहोगे, सरकार मदद नहीं करेगी, भेज सकते हो, ना तो आप अपने पुराने सरकारी स्कूल में भेज सकते हो, क्योंकि जब वहां पे जाओगे तब तो उनका बोर्ड आपको बदला देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की योजना नहीं होनी चाहिए, आलोचना वाली योजना है। यदि आपको करना ही है तो सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचना विकास करो, अध्यापक वहां पे अच्छे लाओ, उनको अच्छी ट्रेनिंग दो, वहां पे चीजों को व्यवस्थित करो। ये प्रलोभन कहीं ना कहीं गलत है, और ये किया है हरियाणा सरकार ने। डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार की ये मुहिम है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो नोट्स हैं वो आपको प्रॉपर बनाने। एक चीज याद रखिएगा, मैं बार बार प्रत्येक क्लास में कह रहा हूं कि नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, खूब मन से बनाने हैं, और रविवार को नोट्स को शेयर भी करना है। नोट्स जो भी आपके होंगे वो चेक किए जाएंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।